आज की कहानी तो ऐसे कैदियों के बारे में है जिन्होंने सिर्फ बेहतरीन जेल ब्रेक को अंजाम नहीं दिया, बल्कि जेल से भागने के बाद इन दोनों ने उन बैंक रॉबरीज को अंजाम दिया जिसे सॉल्व करने में पुलिस और एफबीआई के पसीने छूट गए। ये बैंक रॉबरीज इतने शातिर तरीके से अंजाम दी गई थी कि महज 10 मिनट के अंदर ये कैदी बैंक में बिना किसी को नुकसान पहुंचाए इसे लूट के वहां से फरार हो जाते हैं। और ये सब कुछ बैंक मैनेजर और स्टाफ की नजरों के सामने होता है, मगर वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। हालांकि ये वो शातिर तरीका था जिसके बारे में अमेरिका लॉ इन्फोर्समेंट ने पहले कभी नहीं सुना था, मगर इस तरीके की वजह से उनके हाथ वो सबूत लगना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से इस कहानी में वो मोड़ आ गए जिसने सभी को चौंका के रख दिया। एफबीआई इन दोनों कैदियों को अपनी वांटेड लिस्ट के टॉप 10 क्रिमिनल्स में रखी थी, क्योंकि पहले तो ये जेल से भागे थे और फिर नकली आईडी का इस्तेमाल करके एक के बाद एक अमेरिका के अलग अलग शहरों के बैंक्स को लूट रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें जल्द से जल्द पकड़ना बहुत जरूरी होता जा रहा था। तो आखिर कौन थे ये कैदी? वो ऐसा कौन सा तरीका था जिसकी मदद से वो इन बैंकों को लूट रहे थे, और क्या वो कभी पुलिस के हाथ लगे? ये जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। कहानी शुरू होती है 28 दिसंबर 1982 को, जब ओक्लाहोमा सिटी बैंक के वाइस प्रेसिडेंट स्टीवन थॉमस और उनकी बीबी एलेन रात को अपनी कार लेकर गैराज में एंटर होते हैं। वो दोनों अपनी कार से जैसे ही उतरते हैं, एक और कार पीछे से आकर उन्हें घेर लेती है और ये देखते ही वो दोनों घबरा जाते हैं, क्योंकि उस रात उनसे मिलने कोई नहीं आने वाला था। बहरहाल इससे पहले वो कुछ समझ पाते, दो शख्स उस कार से उतरते हैं और खुद को पुलिस वाला बताते हुए स्टीवन थॉमस और एलेन को वहीं रोक लेते हैं। ये देखते ही स्टीवन जैसे ही उनसे अपना आईडी कार्ड दिखाने के लिए कहते हैं, उन दोनों में से एक शख्स अपनी बंदूक निकालता है और स्टीवन और उनकी बीवी को चुपचाप घर के अंदर चलने के लिए कहता है। महज कुछ ही देर में स्टीवन थॉमस को इस बात का एहसास हो गया था कि उन्हें अपने ही घर में बंदी बना लिया गया है, और पुलिस बने दोनों शख्स ने दोनों मियां बीबी को पूरी रात बंदी बनाकर रखा। मगर स्टीवन इस बात से बेखबर थे कि उनके प्लान का ये एक हिस्सा है और आज की रात के बाद उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। क्योंकि स्टीवन सिटी बैंक के वाइस प्रेसिडेंट थे, इसीलिए अब दोनों शख्स उनसे बैंक सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में सवाल करना शुरू करते हैं, जिसमें वो सिक्योरिटी लेयर्स, बैंक में कितने एम्प्लॉइज है और कौन सा सिक्योरिटी गार्ड कहाँ खड़ा होता है, इस बारे में पूछने लगते हैं। डर के मारे स्टीवन इन दोनों को बैंक की इनसाइड इंफॉर्मेशन देने लगते हैं, मगर वो बैंक में काम करने वाले लोगों के असली नाम उन्हें नहीं बताते हैं, ताकि उनकी जान को किसी तरीके का कोई खतरा ना हो। ये दोनों शख्स लगातार वॉकी टॉकी के जरिए बाहर खड़े किसी शख्स से बात कर रहे होते हैं। स्टीवन जो भी इंफॉर्मेशन उन्हें दे रहे थे वो लगातार ये इंफॉर्मेशन बाहर खड़े शख्स को बताते रहते हैं। अब तक स्टीवन थॉमस को इस बात का एहसास हो चुका था कि ये दोनों चोर हैं और ये उन्हें लूटना नहीं बल्कि ओक्लाहोमा के सिटी बैंक को लूटना चाहते हैं। बहरहाल इस तरह पूरी रात निकल गई और 29 दिसंबर की अगली सुबह ये दोनों चोर स्टीवन थॉमस और उनकी बीवी को लेते हैं और स्टीवन के बैंक की तरफ निकल जाते हैं। इस दौरान एक शख्स पहले ही बैंक के अंदर पहुंच गया था और वो लगातार इन दोनों चोरों के कांटेक्ट में था और ये बता रहा था कि बैंक के अंदर बाहर कौन आ जा रहा है। बहरहाल थोड़ी देर के बाद दोनों चोर थॉमस और उनकी बीबी को लेकर बैंक के अंदर घुसते हैं और बंदूक की नोक पर सभी को कहते हैं कि वो चुपचाप अपनी जगह पर बैठे रहें, और साथ ही साथ बैंक मैनेजर को उनके सामने आने के लिए कहते हैं। मगर बैंक मैनेजर के सामने आते ही वो उनसे पूछते हैं कि सेफ बॉक्सेस के कॉम्बिनेशन और चाबियां किसके पास रहती हैं, जिसके जवाब में बैंक मैनेजर कहता है कि इस बारे में सिर्फ वो और एक एम्प्लॉय जानता है। ये पता चलते ही वो दोनों चोर बैंक मैनेजर और उस एम्प्लॉय को अलग करते हैं और बाकी बचे हुए सारे एम्प्लॉयज को रेस्ट रूम के अंदर बंद कर देते हैं और बाहर से लॉक लगा देते हैं। अब दोनों चोर बैंक मैनेजर और उस एम्प्लॉय को लेकर वॉल्ट के अंदर जाते हैं और महज 15 मिनट के अंदर वो 1.4 मिलियन डॉलर्स लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। उन दोनों चोरों के भागते ही बैंक मैनेजर फौरन रेस्ट रूम का दरवाजा खोलता है जहाँ बाकी एम्प्लॉयज और थॉमस और उसकी बीबी लॉक थे, जिसके बाद स्टीवन फौरन इस बात की खबर पुलिस को दे देते हैं। ये खबर मिलते ही पुलिस फौरन एफबीआई को कांटेक्ट करती है और स्टैंडर्ड प्रोसीजर को फॉलो करते हुए उन्हें इस बात की खबर दे देती है। इस केस को सॉल्व करने की जिम्मेदारी एफबीआई स्पेशल एजेंट माइक को देती है और महज कुछ ही देर के अंदर माइक अपनी टीम और पुलिस के साथ सिटी बैंक पहुंच जाते हैं। बैंक पहुंचते ही सबसे पहले पुलिस की टीम चुपचाप खामोशी से अंदर घुसती है ताकि वो ये कंफर्म कर सके कि बैंक के अंदर कोई चोर या बॉम्ब तो नहीं है। अब एफबीआई एजेंट पुलिस के साथ मिलकर बैंक के एम्प्लॉयज से अलग अलग पूछताछ शुरू करती है, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे उनके सामने आना शुरू होते हैं। क्योंकि 1986 में यूनाइटेड स्टेट के लॉ मेकर्स ने कानून पास किया था जिसके तहत अगर पूरे अमेरिका के किसी भी फेडरल इंस्टीट्यूट में कोई भी चोरी होती है तो वो केस सीधा एफबीआई के अंडर आएगा, और इसका साफ मतलब था कि इन चोरों को महज ओक्लाहोमा ही नहीं बल्कि पूरे अमेरिका के हर शहर की एफबीआई ढूंढेगी।
बहरहाल एफबीआई एजेंट अपनी तहकीकात को आगे बढ़ाते हुए स्टीवन थॉमस और उनकी बीवी से पूछताछ शुरू करती है, जिसके जवाब में वो पिछली रात उनके साथ जो कुछ भी हुआ उन्हें बता देते हैं। जिसके बाद पुलिस स्टीवन के घर और सिटी बैंक के चप्पे चप्पे को बहुत ही बारीकी से तलाशना शुरू करती है। इस छानबीन में अब तक पुलिस और एफबीआई को ये बात तो समझ आ गई थी कि इस चोरी को बहुत ही प्लानिंग और सफाई से अंजाम दिया गया है, जिसमें चोरों ने अपने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ा। इससे ये समझ आ रहा था कि इन चोरों ने पहली बार बैंक को नहीं लूटा था और हो ना हो इस तरीके का इस्तेमाल करके इन्होंने पहले भी बैंक लूटा होगा। मगर जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ती गई, एफबीआई के हाथ ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं लगा जिससे ये पता चल सके कि ये चोर पहले भी इस तरह की चोरी को अंजाम दे चुके हैं। अब एफबीआई एजेंट माइक अपनी टीम को ये ऑर्डर देते हैं कि वो एफबीआई के पिछले कुछ सालों के डाटाबेस को खंगाले और उन चोरियों को ढूंढे जिसका तरीका इस चोरी से मिलता जुलता हो। एफबीआई की टीम कई दिनों तक इस डाटाबेस को खंगालती रही और तभी पहली कामयाबी उनके हाथ लगती है, जब उन्हें ये पता चलता है कि इस तरह की कुछ चोरियां पहले भी अमेरिका के अलग अलग शहरों में हो चुकी हैं। अब एफबीआई एजेंट माइक एक एक करके उन पुलिस ऑफिसर से कांटेक्ट करना शुरू करते हैं जिन्होंने चोरियों को पहले इन्वेस्टिगेट किया था, और कुछ ऑफिसर से बात करने के बाद आखिरकार उन्हें वो ऑफिसर्स मिल जाते हैं जो उन्हें इस केस की तह तक लेकर जाने वाले थे। इस बार एफबीआई एजेंट माइक की बात स्पेशल एजेंट स्टीवन से होती है, जो एफबीआई के फोनिक्स ऑफिस में पोस्टेड थे। और एजेंट माइक जैसे ही उन्हें इस बैंक रॉबरी, चोरों के हुलिये और उनकी बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताते हैं, एजेंट स्टीवन को यह समझने में देर नहीं लगती है कि इस चोरियों के पीछे किसका हाथ है। एजेंट स्टीवन एफबीआई एजेंट माइक को बताते हैं कि वो जिन चोरों को ढूंढ रहे हैं उनका नाम टेरिक और जोसेफ है। ये चोरियों का बिल्कुल वही तरीका है जो वो पहले इस्तेमाल कर चुके थे। ऑफिसर स्टीवन की शिनाख्त और चोरियों का तरीका पता चलते ही अब उनके सामने चोरों की पहचान आ चुकी थी, और जो हुलिया स्टीवन थॉमस ने एफबीआई को बताया था वो इन चोरों के हुलिये से काफी मैच हो रही थी। क्योंकि स्टीवन पहले भी इस तरीके की चोरी को इन्वेस्टिगेट कर चुके थे, इसीलिए अब उन्हें इस केस का इंचार्ज बना दिया जाता है और अब वो पुलिस के साथ मिलकर इन चोरों की तलाशी में लग गए हैं। इस चोरी को अंजाम देने वाले दोनों चोर टेरिक और जोसेफ की पहली मुलाकात फेडरल जेल में हुई थी, और इस वक्त तक टेरिक 3 बैंक रॉबरीज को अरिजोना में अंजाम दे चुका था। इन चोरी में बैंक के किसी न किसी एम्प्लॉय को रात भर बंदी बनाया गया था और फिर उनसे सारी इनसाइडर इंफॉर्मेशन निकालकर बैंक को लूटा गया था। दूसरा चोर जोसेफ फिलाडेल्फिया का एक मामूली चोर था जो लोगों से मारपीट करके उन्हें लूटता था। वही टेरिक बहुत ही शातिर चोर था जो अपना शिकार बहुत ही चालाकी से चुनता था और फिर उन्हें लूटता था। टेरिक वेस्ट कोस्ट का रहने वाला था जो कि कैलिफोर्निया में ही पड़ता है, और इसीलिए एजेंट स्टीवन फैसला करते हैं कि वो अपनी तहकीकात की शुरुआत कैलिफोर्निया से ही करेंगे। बहरहाल एजेंट स्टीवन कैलिफोर्निया की एफबीआई एजेंसी से कांटेक्ट करते हैं, जहां उनकी बात स्पेशल एजेंट हरलान से होती है और वो इस रॉबरी और चोरी में शामिल टेरिक के बारे में उन्हें सब कुछ बता देते हैं। इस छानबीन के दौरान एफबीआई को ये शक हो जाता है कि टेरिक की एक गर्लफ्रेंड भी है जो कैलिफोर्निया के स्पेसिफिक ग्रोव में रहती है, जिसके बाद कैलिफोर्निया की एफबीआई एजेंसी दिन रात उसकी गर्लफ्रेंड पर नजर रखना शुरू कर देती है ताकि अगर टेरिक उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करे तो वो उसे पकड़ सके। बहरहाल कुछ दिन नजर रखने के बाद एफबीआई की नजर एक कार पर पड़ते हैं जो अक्सर टेरिक की गर्लफ्रेंड के घर के बाहर पार्क रहती थी, और इस कार ने उनका ध्यान अपनी तरफ इसलिए खींचा था क्योंकि इस कार पर ओक्लाहोमा का आरटीओ नंबर प्लेट लगा था। ये देखते ही एजेंट हरलान को कुछ शक होता है और वो ओक्लाहोमा के आरटीओ ऑफिस में कॉल करके इस नंबर प्लेट के बारे में पता करते हैं, मगर आरटीओ ऑफिस में इस नंबर प्लेट का कोई रिकॉर्ड नहीं था। ये पता चलते ही उनका शक और ज्यादा बढ़ने लगता है और उन्हें ये लगने लगता है कि हो ना हो टेरिक ने नकली आईडी का इस्तेमाल करके ये कार खरीदी होगी। बहरहाल एक दिन जब टेरिक की गर्लफ्रेंड अपने घर पर नहीं थी, तब एफबीआई के 2 एजेंट उस माली से पूछताछ करने लगते हैं जो उस घर में गाड़ी की देखरेख करता था। वो माली को इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताते हैं और साथ ही साथ उससे ये भी पूछते हैं कि क्या उसने टेरिक की गर्लफ्रेंड के घर से किसी आदमी को बाहर या अंदर आते जाते देखा है। ये सवाल सुनकर माली उन्हें बताता है कि उसने घर के अंदर बाहर तो कभी किसी को नहीं आते जाते देखा है, मगर टेरिक की गर्लफ्रेंड को अक्सर किसी से फोन पर बात करते हुए सुना है और अगले हफ्ते वो किसी से मिलने जाने वाली है। ये पता चलते ही एजेंट हरलैन को ये लगने लगता है कि हो ना हो कुछ दिनों के बाद टेरिक की गर्लफ्रेंड उससे मिलने वाली है और अब वो टेरिक को पकड़ने के बहुत ही करीब हैं। अब एफबीआई के कुछ ऑफिसर्स दिन रात टेरिक की गर्लफ्रेंड का पीछा करने लगते हैं और उस पर नजर रखने लगते हैं, और इसी दौरान एक बात उन्होंने और नोटिस की और वो ये थी कि हर बार आने जाने के लिए वो अलग अलग कार का इस्तेमाल करती थी। बहरहाल टेरिक की गर्लफ्रेंड एक दिन सुबह जल्दी अपने घर से निकलती है और कार में बैठकर निकल जाती है, इस बात से बेखबर कि उसका पीछा किया जा रहा है।
थोड़ी देर इस कार को ड्राइव करने के बाद वो इस कार को एक जगह पार्क करती है और फिर दूसरी कार में बैठकर निकल जाती है। और ये पूरा नजारा FBI के ऑफिसर्स उसका पीछा करते हुए देख रहे थे। लगभग आधा घंटा कार ड्राइव करने के बाद टेरिक की गर्लफ्रेंड इस कार को एक रेस्टोरेंट के बाहर पार्क करती है और फिर FBI की नजरों से गायब हो जाती है। ये देखकर FBI ऑफिसर्स हड़बड़ा जाते हैं और उन्हें लगने लगता है कि वापस आकर टेरिक और उनकी गर्लफ्रेंड उसके हाथ से ना निकल जाएं। इसीलिए उस कार के टायर को वो पंचर कर देते हैं। अब उनका इंतजार और ज्यादा लंबा होता जा रहा था, क्योंकि ना तो वहाँ टेरिक का कोई पता था और ना ही उसकी गर्लफ्रेंड का। और फिर अचानक एक कार उन्हें पार्किंग लॉट के अंदर जाती दिखाई देती है, जिसमें टेरिक और उसकी गर्लफ्रेंड बैठी थी। क्योंकि FBI जानती थी कि टेरिक के पास हथियार हो सकता है, इसीलिए वो बहुत ही चौकन्ना होकर खामोशी से पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ते हैं और फिर टेरिक को अचानक से चारों तरफ से घेर कर उसे और उसकी गर्लफ्रेंड को अरेस्ट कर लेते हैं। अब FBI सबसे पहले टेरिक की गर्लफ्रेंड से पूछताछ शुरू करती है, जिसमें वो उन्हें बताती है कि ना तो वो ओक्लाहोमा सिटी बैंक रॉबरी के बारे में जानती है और ना ही वो किसी भी तरह की चोरी में शामिल है। और साथ ही साथ वो उन्हें ये भी बताती है कि जिस दिन ये चोरी हुई थी उस दिन वो अपनी बहन के घर गई हुई थी। टेरिक के गिरफ्तारी के दौरान एक और सबूत पुलिस के हाथ लगता है और वो ये था कि जिस कार के टायर को FBI ने पंचर किया था वो टेरिक की गर्लफ्रेंड थी। और इस टायर को सही करने के लिए जब टेरिक अपनी कार की डिग्गी खोलकर जैक निकालता है तब उन्हें वहाँ एक ब्रीफ केस दिखाई देता है। यह ब्रीफ केस देखकर FBI एजेंट की आंखों में एक चमक आ जाती है और वो जैसे ही ब्रीफ केस को खोलते हैं उसमें $40,000 कैश मिलते हैं। सबसे ज्यादा जिस बात ने FBI एजेंट्स को चौंकाया था वो ये था कि उन्होंने नोटों के सीरियल नंबर्स को सिटी बैंक के चोरी हुए नोटों से मिलाया, तब ये आपस में मैच हो गए और अब टेरिक का इस रॉबरी में शामिल होने का सबसे बड़ा सबूत उनके हाथ लग चुका था। अब FBI टेरिक पर ओक्लाहोमा बैंक रॉबरी का चार्ज लगाते हुए उससे सख्ती से पूछताछ शुरू करती है और उधर पुलिस उसके घर की तलाशी में लग जाती है। इस तलाशी में पुलिस के हाथ यूज्ड कार डीलरशिप की एक रसीद लगती है, जिसमें कार खरीदने वाले का नाम रसल एंडरसन लिखा था। और ये देखकर FBI को ये समझने में देरी नहीं लगती है कि ये एक फर्जी नाम है जिसका इस्तेमाल करके टेरिक ने कार खरीदी थी। इस रसीद पर जो एड्रेस लिखा था वो था सेंटा मारिया कैलिफोर्निया का। और ये देखकर FBI एजेंट हरलाइन को लगने लगता है कि ये एड्रेस टेरिक के पार्टनर जोसेफ का है और वो फौरन साउदर्न कैलिफोर्निया की पुलिस को इस एड्रेस के बारे में पता करने के ऑर्डर्स देते हैं। बहरहाल पुलिस जब सेंटा मारिया के एड्रेस पर पहुंचकर घर के अंदर घुसती है तब उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिलता है और तब उन्हें लगने लगता है कि जो भी शख्स इस घर में था उसे टेरिक ने पहले ही खबर कर दी होगी जब वो अपने लॉयर को कॉल कर रहा था। बहरहाल टेरिक के गिरफ्तार होने की खबर जब एजेंट स्टीवन तक पहुंचती है तब उन्हें लगने लगता है कि हो ना हो टेरिक का पार्टनर जोसेफ फिर से इस तरीके का इस्तेमाल करके कोई ना कोई बैंक रॉबरी करेगा। मगर साथ ही साथ वो ये भी जानते थे कि जोसेफ टेरिक जितना चालाक नहीं है और वो अकेला चोरी के दौरान कोई ना कोई गलती जरूर करेगा जो उन्हें जोसेफ तक पहुंचा देगी। अब FBI एक और बैंक रॉबरी का इंतजार करने लगती है जो इसी तरीके से अंजाम दी जाए। मगर अगले 8 महीनों में ना तो कोई ऐसी रॉबरी हुई और ना ही जोसेफ का कुछ पता चला। टेरिक को गिरफ्तार हुए 8 महीनों से ज्यादा बीत चुके थे और तभी फ्राइडे सन 1983 की एक रात फिनॉक्सी के एक बड़े बैंक के वाइस प्रेसिडेंट अपनी फैमिली के साथ थैंक्सगिविंग डिनर करके अपने घर वापस लौट रहे होते हैं। वो जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोलते हैं वो देखते हैं कि घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है और अभी इससे पहले वो कुछ समझ पाते 2 शख्स हाथ में बंदूक लिए कमरे से बाहर निकलते हैं और उनकी पूरी फैमिली पर बंदूक तान देते हैं। यहाँ भी इन दोनों चोरों ने पूरी फैमिली को रात भर बंदी बनाकर रखा और ये बिल्कुल वही तरीका था जो थेरी अपनी चोरियां करने में इस्तेमाल करता था। और इस बार ये चोरियां कोई और नहीं बल्कि जोसेफ अपने एक साथी के साथ मिलकर कर रहा था। बहरहाल अगली सुबह जोसेफ और उसका साथी वाइस प्रेसिडेंट और उसकी पूरी फैमिली को कार में बिठाते हैं और बैंक की तरफ निकल जाते हैं। इस बार बैंक पहुंचने में उन्हें लगभग 1 घंटे का वक्त लगने वाला था और ये दोनों चोर बिल्कुल पिछले बार वाला तरीका इस्तेमाल करके सबको रेस्ट रूम में बंद करते हैं और मैनेजर की मदद से महज कुछ मिनट के अंदर 70,000 कैश लेकर बैंक से फरार हो जाते हैं। जिस शहर में इस बार ये रॉबरी हुई वो एजेंट स्टीवन का होम टाउन था जो पहले इस केस के इंचार्ज थे। और जैसे ही स्टीवन को इस रॉबरी के बारे में पता चला उन्हें ये समझने में देर नहीं लगी कि इस चोरी के पीछे किसका हाथ है। अब एजेंट स्टीवन सबसे पहले बैंक एम्प्लॉयज और वाइस प्रेसिडेंट से पूछताछ शुरू करते हैं ताकि उन्हें चोरों के हुलिये के बारे में पता चल सके। और जो हुलिया बैंक एम्प्लॉयज ने पूछताछ में बताया उससे साफ हो गया कि चोरी में जोसेफ का ही हाथ है। इस पूछताछ के दौरान एक और नई परेशानी FBI के सामने आकर खड़ी हो गई और वो थी जोसेफ का दूसरा पार्टनर जो इस चोरी में शामिल था।
जोसेफ ने जिस दूसरे शख्स को अपने साथ चोरी में शामिल किया था, FBI उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। मगर छानबीन के दौरान एक बात उनके सामने आई और वो ये थी कि जोसेफ का ये पार्टनर टेरिक और जोसेफ से काफी ज्यादा खतरनाक था। बहरहाल इस तरह 6 महीने और गुजर गए, मगर ना तो जोसेफ FBI के हाथ लगा और ना ही उसका पार्टनर। मगर तभी FBI के ऑफिसर्स की फोन की घंटी बजती है। यह कॉल उन्हें नेवाडा के लोकल पुलिस ने किया था, जिसमें वो FBI को एक और बैंक रॉबरी के बारे में खबर देते हैं और साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि यहाँ भी एक बैंक एम्प्लॉय की पूरी फैमिली को रात भर के लिए बंदी बनाया गया था और उनसे सारी इंफॉर्मेशन निकालकर बैंक को लूटा गया। मगर इस बार बैंक को लूटने के दौरान जो वायलेंस हुआ था वो पिछली रॉबरी से काफी ज्यादा और खतरनाक था। इस बार चोरों ने महज बैंक ही नहीं लूटा था, बल्कि उन्होंने बैंक मैनेजर के सीने पर बॉम्ब भी बांध दिया था और साथ ही साथ उसे धमकाते हुए उससे वो सब कुछ करवाया गया था जो वो करवाना चाहते थे। बहरहाल पुलिस बॉम्ब स्क्वाड टीम के साथ बैंक पहुंचती है, जहां बॉम्ब स्क्वाड की टीम इस बॉम्ब को डिफ्यूज करने में लग जाती है। मगर उन सभी की हैरानी का ठिकाना तब नहीं रहा था जब उन्हें ये पता चला कि ये बॉम्ब नकली हैं। अब FBI अपनी पूछताछ को आगे बढ़ाते हुए बैंक एम्प्लॉयज को जोसेफ की फोटो दिखाते हैं, जिसे देखते ही वो उसे फौरन पहचान लेते हैं और FBI को बताते हैं कि इन दोनों चोरों में से एक शख्स यही था। इस पूछताछ में FBI ने बैंक के बाहर खड़े लोगों से पूछताछ की, जिसमें कई लोगों का कहना था कि उन्होंने इस चोरी के बाद एक व्हाइट कलर की कार को बैंक के बाहर से भागते हुए देखा था, जिस पर वॉशिंगटन का नंबर प्लेट लगा हुआ था। अब FBI एजेंट इस कार की तलाश में लग जाते हैं और उन्हें ये कार बैंक से 200 किलोमीटर की दूरी पर एक सुनसान जगह पर खड़ी मिलती है। इस कार पर लगे नंबर प्लेट के बारे में जब RTO ऑफिस में पता किया गया, तब FBI को पता चला कि ये कार वॉशिंगटन के सुपाने शहर में किसी आदमी के नाम पर रजिस्टर है। बहरहाल FBI एजेंट जब इस आदमी से इस कार के बारे में पूछताछ करते हैं, तब वो उन्हें बताता है कि ये कार उसने कुछ दिनों पहले एक आदमी को बेच दी थी। और जब वो उसे जोसेफ की फोटो दिखाते हुए उससे पूछते हैं कि क्या ये वही आदमी है, तो वो उसे फौरन पहचान जाता है। इस आदमी ने FBI को ये भी बताया था कि ये शख्स महज पैसे देकर उससे ये कार ले गया था और वो उसे अपने नाम पर ट्रांसफर करने भी वापस नहीं आया। अब FBI इस कार को ढूंढने के लिए US मार्शल की मदद लेती है, क्योंकि उन्हें अलग अलग स्टेट में कार और लोगों को ट्रेस करने की ट्रेनिंग दी जाती है और वो इस काम में काफी माहिर होते हैं। इस कार को ट्रैक करने की जिम्मेदारी US मार्शल डैनी को दी गई थी और उनका ये मानना था कि जोसेफ तक पहुंचने का एक ही तरीका है और वो ये था कि उस कार को ट्रैक किया जाए जो जोसेफ ने अपनी चोरियों के दौरान इस्तेमाल की थी। अब डैनी हर उस कार और हर उस फर्जी आइडेंटिटी की तलाशी में लग जाते हैं जिसका इस्तेमाल जोसेफ ने किया था और इस दौरान पहली कामयाबी उनके हाथ लगती है जब उन्हें कार के बारे में पता चलता है जिस पर लिखे एड्रेस और जोसेफ की फर्जी आइडेंटिटी एक दूसरे से लिंक हो रहे थे। ये एड्रेस अमेरिका के लदाओ स्टेट के नाम्पा शहर का था और जब US मार्शल डैनी इस एड्रेस पर पहुंचते हैं तब ये घर पूरी तरीके से सुनसान पड़ा हुआ था। बहरहाल अब वो आसपास के पड़ोसियों से पूछताछ करते हुए उन्हें जोसेफ की फोटो दिखाते हैं, जिसे देखते ही एक औरत उसे फौरन पहचान लेती है। वो औरत डैनी से कहती है कि वो इसे जेम्स के नाम से जानती है और जेम्स यानी कि जोसेफ और उसकी गर्लफ्रेंड अपने न्यू बॉर्न बेबी के साथ हाल ही में घर छोड़कर गए हैं। अब US मार्शल डैनी एक थ्योरी बनाना शुरू करते हैं कि अगर ये लोग यहाँ से घर छोड़कर गए हैं तो जाहिर सी बात है उन्हें अपना सामान शिफ्ट करने के लिए एक छोटे से ट्रक की जरूरत पड़ी होगी और हो ना हो ये ट्रक जोसेफ या उसकी गर्लफ्रेंड ने अपने नाम पर बुक किया होगा। अब ऑफिसर डैनी उस एरिया के ट्रक रेंटल कंपनी के रिकॉर्ड्स को खंगालना शुरू करते हैं और यहाँ पहली कामयाबी उनके हाथ लगती है, क्योंकि इन रिकॉर्ड्स के मुताबिक जोसेफ ने अपने नाम से ही ट्रक को बुक किया था और ये ट्रक उन्हें लेकर फ्लोरिडा गया था। बहरहाल ट्रक रेंटल कंपनी से पूरा एड्रेस लेकर ऑफिसर डैनी सारी इंफॉर्मेशन FBI को दे देते हैं, जिसके बाद FBI अब इस घर पर नजर रखना शुरू कर देती है। नजर रखने के दौरान FBI एजेंट्स देखते हैं कि इस घर से एक कपल निकल रहा है, मगर उनके पैरों तले जमीन तब सरक जाती है जब उन्हें ये पता चलता है कि इस औरत के साथ जो आदमी है वो जोसेफ नहीं कोई और है। बहरहाल FBI की कार अब इस कपल का पीछा करते हुए एक स्टोर तक पहुंचते हैं और जब ये कपल स्टोर के अंदर चला जाता है तब FBI एजेंट बाहर से इस कार को चेक करते हैं, मगर बैक सीट पर उन्हें कोई बेबी नहीं दिखाई देता। इससे ये लगने लगता है कि हो ना हो बेबी घर पर ही है और वहाँ उसे जोसेफ संभाल रहा है। और जैसे ही ये कपल बाहर आता है FBI एजेंट्स उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं और वहीं पूछताछ शुरू कर देते हैं।
इस कपल में जो औरत थी वो कोई और नहीं बल्कि जोसेफ की गर्लफ्रेंड थी और एफबीआई की सख्ती देखकर वो टूट जाती है और उन्हें बता देती है कि जोसेफ उनके बच्चों के साथ घर पर ही है और साथ ही साथ ये भी बताती है कि जोसेफ के पास हथियार है। ये सुनते ही दो एफबीआई एजेंट्स फौरन जोसेफ के घर के बाहर पहुंचते हैं और क्योंकि अंदर छोटा बच्चा था इसीलिए बजाय गोली चलाने के वो उसे बाहर आने को कहते हैं। एफबीआई एजेंट्स की आवाज सुनकर जोसेफ हवा में एक फायर करता है और जिसे सुनकर एफबीआई एजेंट घबरा जाते हैं और उन्हें ये नहीं समझ आ रहा था कि वो गोली चलाए या नहीं, क्योंकि उनका एक गलत कदम बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता था। इन गोलियों की आवाज से दोनों एजेंट पेड़ों के पीछे छुप जाते हैं और बार बार जोसेफ को सरेंडर करने के लिए कहने लगते हैं, मगर अब उन्हें बार बार एक ही डर सता रहा था कि अब कुछ भी होने वाला है। इसी दौरान जोसेफ गन हाथ में लिए बाहर आता है और पेड़ों पर गोली चलाने लगता है और क्योंकि वो महज एफबीआई एजेंट पर ही फायर कर रहा था इसीलिए वो इस बात से बेखबर था कि कुछ ही दूरी पर स्वॉट टीम भी तैयार है और उसका इंतजार कर रही है। कोई भी पलटकर जोसेफ पर गोली नहीं चला रहा था क्योंकि वो सभी ये बात जानते थे कि घर के अंदर एक बहुत ही छोटा बच्चा है। और तभी एफबीआई एजेंट उसे फिर से वार्निंग देते हुए कहते हैं कि उसे चारों तरफ से घेर लिया गया है और वो सरेंडर कर दे। इस वार्निंग के बाद जोसेफ बजाय सरेंडर करने के वापस घर के अंदर चला जाता है, जिसके बाद इस बार एफबीआई एजेंट उसके फोन पर कॉल करके उससे बताते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है और वो चुपचाप हाथ ऊपर करके बाहर आए, मगर जोसेफ फोन रख देता है। आखिरकार थक हार कर एफबीआई फैसला करती है कि अब वो घर के अंदर घुस जाएंगे और जैसे ही एफबीआई एजेंट्स और स्वॉट की टीम घर की तरफ बढ़ने लगती है वो देखते हैं कि जोसेफ दरवाजे से बाहर आ रहा है, जिसके बाद वो एफबीआई को सरेंडर कर देता है। एफबीआई एजेंट फौरन उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और वहीं स्वॉट की टीम अंदर जाकर ये चेक करती है कि बच्चा सही सलामत है और अंदर कोई और तो नहीं है। स्वॉट टीम तब हक्का बक्का रह गई जब उन्हें इस घर से 16 बंदूकें मिलती हैं, जिसमें से कई असॉल्टेड राइफल भी शामिल थी, जिसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि जोसेफ किसी भी पुलिस मुठभेड़ से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। बहरहाल जोसेफ की चार्जशीट तैयार करके उसे ओक्लाहोमा के कोर्ट में ट्रायल के लिए भेज दिया जाता है और वहां उसे और टेरी को एक ही सेल में रखा जाता है और यहीं से वो दोनों अपने भागने की प्लानिंग की शुरुआत कर देते हैं। बहरहाल टेरिफ और जोसेफ के पकड़े जाने के 1 साल के बाद उनका ट्रायल शुरू होता है, जिसमें उन दोनों पर अलग अलग चार्जेस लगाए गए और उन्हें कई ट्रायल फेस करने थे, जिसमें से उनका पहला ट्रायल था 19 जून 1985 को। उनके इसी पहले ट्रायल के लिए 2 यूएस मार्शल उन्हें कार में बिठाकर ओक्लाहोमा सिटी कोर्ट ले जा रहे थे और सब कुछ बिल्कुल सही जा रहा था। तभी उनकी कार एक सुनसान इलाके से होकर गुजरने लगती है जहां आसपास सिर्फ जंगल था, क्योंकि टेरिक और जोसेफ अपने भागने की तैयारी पहले से ही कर चुके थे और वो बस एक सही मौके की तलाश में थे। और जैसे ही ये कार जंगल से होकर गुजरने लगती है वो दोनों जेल से चुराए हुए ब्लेड से पुलिस ऑफिसर्स के हाथ को खोलना शुरू कर देते हैं। ऑफिसर्स को समझ नहीं आ रहा था कि टेरिक और जोसेफ क्या कर रहे हैं और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते जोसेफ एक ऑफिसर की कमर पर लगी गन निकाल लेता है और ऑफिसर की कनपट्टी पर गन लगाकर उसे कार जंगल के किनारे लगाने को कहता है। कार रुकने के बाद टेरिक और जोसेफ दोनों यूएस मार्शल से अलग एक पेड़ की तरफ चलने के लिए कहते हैं और जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचते हैं वो दोनों पुलिस ऑफिसर को पेड़ से बांध देते हैं और पुलिस कार में बैठकर वहां से फरार हो जाते हैं। इस कार के साथ साथ इन दोनों ने पुलिस की गन्स और उनके बैग्स भी ले लिए थे। इधर कोर्ट में एफबीआई ऑफिसर उनके कोर्ट पहुंचने का इंतजार कर रहे थे, मगर वो सभी इस बात से बेखबर थे कि दोनों कैदी फरार हो चुके हैं। बहरहाल जब तक दोनों मार्शल पेड़ से बंधी रस्सी और खुद को खोलने में कामयाब हुए तब तक आधा घंटा निकल चुका था, जिसका मतलब था कि दोनों कैदी उनसे आधा घंटा आगे थे। दोनों मार्शल फौरन इस बात की खबर लोकल पुलिस को देते हैं और टेरिक और जोसेफ के भागने की खबर जैसे ही ओक्लाहोमा सिटी कोर्ट पहुंचती है वहां का हर कोई हक्का बक्का रह जाता है। इस वक्त कोर्ट में इस केस के इंचार्ज ऑफिसर स्टीवन भी मौजूद थे और ये खबर सुनते ही उनके पैरों तले जमीन सरक गई थी और उन्हें लगने लगा था कि उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया है। उधर टेरिक और जोसेफ ने भागने के कुछ महीनों के बाद अपना क्रिमिनल एक्टिविटीज को फिर से शुरू कर दिया और इस बात का पुलिस को पता तब चला जब उन्हें 2 और बैंक रॉबरीज की खबर मिली और इन बैंक रॉबरीज में बिल्कुल उसी तरीके का इस्तेमाल किया गया था जो टेरिक और जोसेफ करते थे। इस बार उन्होंने दोनों बैंक से लगभग $4000 कैश चुराए थे, जिसका साफ मतलब था कि अब वो दोनों वापस आ चुके थे और बड़ी चोरियों को अंजाम देने वाले थे। इन चोरियों के 2 महीनों के बाद टेक्सास के वेस्ट डलास के एक पुलिस स्टेशन के फोन की घंटी बजती है,
जिसमें उन्हें एक बैंक रॉबरी की खबर मिलती है जिसमें लगभग 1 लाख कैश डॉलर चुराया गया था। ये टेक्सास की अब तक की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी थी जिसे सॉल्व करने की जिम्मेदारी स्पेशल एजेंट डैन को मिलती है। बहरहाल डैन अपनी तहकीकात को आगे बढ़ाते हुए बैंक एम्प्लॉय से पूछताछ शुरू करते हैं और कुछ चौंकाने वाले खुलासे उनके सामने आना शुरू होते हैं। बैंक एम्प्लॉयज का कहना था कि ये चोर बहुत ही खतरनाक और बिल्कुल निडर थे क्योंकि उन्होंने अपने चेहरे भी नहीं छुपाए थे, और दोनों में से एक चोर ये कह रहा था कि जब FBI को इस चोरी के बारे में पता चलेगा तब वो ये समझ जाएंगे कि चोर कौन थे, और ये चोर कोई और नहीं बल्कि टेरिफ और जोसेफ थे। अब तक ये दोनों चोर FBI की टॉप 10 मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हो चुके थे, और कुछ ही हफ्तों के बाद FBI के हाथ एक शख्स लगता है जो टेरिफ और जोसेफ को ढूंढ रहा था। FBI इस शख्स को गिरफ्तार कर उसे पूछताछ शुरू कर देती है, और 5 दिन चली पूछताछ के बाद ये आदमी इस बात को कबूल कर लेता है कि वो टेरिक और जोसेफ को जानता है, और कई ऐसे खुलासे करता है जिसने FBI को चौंका के रख दिया। अब वो FBI को इन दोनों चोरों से जुड़ी हर डिटेल बताना शुरू करते हैं कि कैसे ये दोनों अपने बैंक्स के टारगेट को चुनते हैं, कैसे बैंक्स को लूटते हैं, और कैसे वो अपनी पहचान बदलकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और कैसे एक दूसरे से बात करते हैं। इसी पूछताछ की मदद से FBI एक शख्स को गिरफ्तार करती है जिसका नाम था जॉन हैरिस, और ये वो शख्स था जिसने पहले टेरिफ जोसेफ की बैंक रॉबरीज में मदद की थी। जॉन FBI को बताता है कि टेरिफ और जोसेफ इस वक्त शिकागो में हैं और एक बैंक रॉबरी की प्लानिंग कर रहे हैं, मगर जब तक FBI उनके होटल तक पहुंचती है जोसेफ वहां से चेकआउट कर चुका था, मगर टेरिफ अभी भी अपने होटल रूम में ही था। FBI खामोशी से होटल के एंट्रेंस पर नजर रखने लगती है, और टेरिफ जैसे ही बाहर निकलता है वो उसे फौरन गिरफ्तार कर लेते हैं। टेरिफ के गिरफ्तार होने के कुछ घंटों के अंदर ही जोसेफ को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि टेरिफ ने FBI को बता दिया था कि वो कहाँ गया है, और इस तरह कई सालों बाद FBI टॉप 10 मोस्ट वांटेड लिस्ट के 2 क्रिमिनल्स को पकड़ने में कामयाब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके कंधों से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो, और वो कोर्ट में जल्द से जल्द उनके ट्रायल की मांग करते हैं जिसे मंजूर भी कर लिया जाता है। जज उन दोनों पर चोरिया, हत्या और पुलिस की कस्टडी से भागने का चार्ज लगाते हुए उन्हें 139 साल की सजा सुनाती है जिसमें वो पेरोल पर बाहर नहीं आ सकते थे, और ये वो फैसला था जिसका सभी को काफी वक्त से इंतजार था। जज FBI की तारीफ करते हुए कहते हैं कि वो जॉइंट ऑपरेशन था जिसमें सभी ने अपना पूरा योगदान दिया, और FBI की समझ और सूझबूझ से ये दोनों चोर कानून के हाथ लग पाए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।